आज हम बात करेंगे फोकस ऑन व्हाट मैटर्स नाम की किताब के बारे में, जिसे लिख डेरियस फोरो ने। हर सुबह जब सूरज की पहली रोशनी हमारी आंखों पर पड़ती है, दिमाग में हजारों बातें घूमने लगती हैं। आज क्या काम करना है, लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट करें, किसका जवाब दें, ऑफिस में क्या होगा, घर वाले क्या सोचेंगे। इन सब चीजों से एक मानसिक तनाव बन जाता है जो हमारे पूरे दिन का मूड बिगाड़ सकता है। लेकिन अगर हम एक बात ठीक से समझ ले तो जिंदगी थोड़ी आसान लगने लगती है, और वो है डाइकोटोमी ऑफ कंट्रोल, यानी क्या चीजें हमारे कंट्रोल में हैं और क्या नहीं, जो कि एक बहुत पुराना सोचने का तरीका है। यही सिखाती है कि सुकून और खुशी तब आती है जब हम सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे बस में है और बाकी सबको छोड़ना सीखते हैं। डेरियस फोरो ने अपनी किताब की शुरुआत इसी गहरी सोच से की है। उन्होंने इसे बहुत ही आज के समय के उदाहरणों से समझाया है जो हर इंसान से जुड़ते हैं। सोचिए, आपने सोशल मीडिया पर एक फोटो डाली, आपको उम्मीद है कि लोग लाइक करेंगे, तारीफ करेंगे, लेकिन अगर किसी ने नेगेटिव कमेंट कर दिया या किसी ने नोटिस ही नहीं किया तो कैसा लगेगा? दुख, गुस्सा, मायूसी। अब जरा रुकिए और सोचिए, क्या दूसरों का रिएक्शन आपके कंट्रोल में है? बिल्कुल नहीं। आपके हाथ में सिर्फ ये था कि आपने क्या डाला, क्यों डाला और आप खुद उसे लेकर कैसा महसूस करते हैं। बाकी सब दूसरों की सोच, उनका मूड, उनका टाइम, ये सब बाहरी चीजें हैं। जब हम अपनी खुशी इन बाहरी चीजों से जोड़ते हैं तो हम अपना सुकून खुद दूसरों के हवाले कर देते हैं। डेरियस फोरो यही समझाते हैं, अगर हमें अंदर से शांति चाहिए तो हमें अपने एक्शंस पर ध्यान देना होगा, रिजल्ट्स पर नहीं। अगर आप किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आपका फोकस इस बात पर होना चाहिए कि आपने ईमानदारी से मेहनत की या नहीं। नौकरी मिलना या ना मिलना ये आपके हाथ में नहीं है। कंपनी की जरूरत, बाकी उम्मीदवारों की तैयारी, इंटरव्यू लेने वाले का मूड, ये सब चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है। हम अक्सर इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि हम उन चीजों को पकड़ना चाहते हैं जो कभी हमारे कंट्रोल में होती ही नहीं, जैसे किसी का जवाब न देना, प्रमोशन न मिलना, बारिश आ जाना या ट्रैफिक में फंसना। और इसी वजह से हम खुद ही अपनी खुशी से समझौता कर लेते हैं। लेकिन अगर हम स्टोइक्स की सोच को अपनाएं तो हमें यह समझ में आता है कि हमारी ऊर्जा केवल उन्हीं चीजों पर लगनी चाहिए जिन्हें हम सच में बदल सकते हैं। यह सोच सिर्फ बड़ी बड़ी लाइफ डिसीजन में नहीं बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में भी बहुत असरदार होती है। मान लीजिए किसी ने आपकी बात बीच में काट दी, आपके काम की तारीफ नहीं की या आपके साथ गलत व्यवहार किया। इन सब में एक ही चीज है जो आपके कंट्रोल में है, आपकी प्रतिक्रिया। आप गुस्से में रिएक्ट करेंगे या शांति से हैंडल करेंगे, ये फैसला सिर्फ और सिर्फ आपका है। फरू इस बात को बहुत सरल भाषा में समझाते हैं कि रोजाना हमारी लाइफ में दो तरह की चीजें आती हैं, जो हमारे कंट्रोल में है और जो नहीं है। अगर हम ये आदत बना ले कि हर सिचुएशन में सबसे पहले ये पहचाने कि वह किस कैटेगरी में आती है, तो हम न सिर्फ बेहतर सोच पाएंगे बल्कि शांत भी रह पाएंगे। अगर कोई चीज हमारे हाथ में नहीं है तो उस पर अपनी एनर्जी खर्च करना यानी खुद को बिना वजह तनाव देना। सोचिए, आप किसी जरूरी मीटिंग में जा रहे हैं और अचानक बारिश शुरू हो जाती है। अब या तो आप झुंझला सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं या फिर छाता निकालकर उस पल को एंजॉय कर सकते हैं। ये छोटा सा उदाहरण बताता है कि कैसे हमारा नजरिया ही हमारे अनुभव को तय करता है। फरू का मानना है कि हमारा माइंडसेट वही चश्मा है जिससे हम दुनिया को देखते हैं, और डिकोटमी ऑफ कंट्रोल हमें वो साफ चश्मा देता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम दूसरों को बदल सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि किसी और को बदलना हमारे बस में नहीं होता। हम बस अपनी सीमाएं तय कर सकते हैं, अपनी उम्मीदें स्पष्ट कर सकते हैं और खुद को उस तरह से बर्ताव करना सिखा सकते हैं जैसे हम दूसरों से उम्मीद करते हैं। जब आप खुद में बदलाव लाते हैं तो धीरे धीरे हालात भी आपके अनुकूल होने लगते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब आप सिर्फ उन कामों पर ध्यान देते हैं जो आपके कंट्रोल में हैं, तो आपके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास आ जाता है। तब आप हर नतीजे को एक सीख के मौके के तौर पर देखते हैं, न कि हार के तौर पर। फरू बताते हैं कि जब उन्होंने इस सोच को अपनाया तब उन्हें समझ आया कि रिजेक्शन, क्रिटिसिज्म और अनसर्टेनिटी जैसी चीजों से डरना फालतू था, क्योंकि वो चीजें कभी भी उनके हाथ में थी ही नहीं। आज के समय में करियर की अनिश्चितता हर किसी की लाइफ का हिस्सा है। कोई नौकरी खो देता है, कोई अपनी सैलरी से खुश नहीं है, कभी कभी हमें अपने काम में कोई मकसद या पर्पस नहीं दिखाई देता। लेकिन अगर हम इस उलझन को एक नए नजरिए से देखें
कि ये सब चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हम धीरे धीरे उन्हें स्वीकारना सीख सकते हैं और फिर हम अपना फोकस उन चीज़ों पर डाल सकते हैं जो हमारे हाथ में है, जैसे नई स्किल सीखना, अच्छे लोगों से जुड़ना या किसी प्रोजेक्ट में अपना बेस्ट देना। इसी तरह सोशल मीडिया का प्रेशर, दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को छोटा समझना, ये भी तब तक असर करता है जब तक हम ये नहीं समझते कि वो सब हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम बस खुद को बेहतर बना सकते हैं। और जब हम अपने एक्शंस, थॉट्स और डेली हैबिट्स पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो दूसरों से तुलना करने की जरूरत अपने आप कम होने लगती है। डेरियस फोर्ड कहते हैं कि सच्चा सुकून तभी आता है जब हम चीजों को कंट्रोल करना छोड़ना सीखते हैं, और जब ये माइंडसेट अपनाते हैं तो हम ज्यादा शांत, फोकस्ड और प्रेजेंट रहने लगते हैं, क्योंकि अब हम हर मोमेंट को एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं। इस आइडिया का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि स्ट्रेस कम करने का सबसे अच्छा तरीका है रिजल्ट से डिटैच होना और प्रोसेस पर फोकस करना। जब हम खुद को प्रोसेस में झोंक देते हैं तो हम लगातार सीखते हैं, ग्रो करते हैं और इमोशनली असली सक्सेस होती है। हर बार जब कोई सिचुएशन सामने आए, बस एक सवाल खुद से पूछिए, क्या ये चीज मेरे कंट्रोल में है? अगर हाँ तो एक्शन लीजिए, अगर नहीं तो उसे जाने दीजिए। धीरे धीरे ये माइंडसेट आपकी आदत बन जाएगा और आपकी लाइफ में क्लैरिटी और शांति आने लगेगी। डेरियस फोर्ड और स्टोइक फिलॉसफी की यही खूबी है, ये हमें सिखाती है कि आज की तेज और उलझनों भरी दुनिया में सच्चा सुकून कैसे पाया जाए। असली पीस बाहर नहीं, हमारे अंदर से आता है, और उसका रास्ता है कंट्रोल को समझना और उसे सही दिशा में इस्तेमाल करना। अगर आप इस सोच को अपनाते हैं तो जरूरी नहीं कि प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए, लेकिन उनका असर जरूर कम हो जाएगा। और आखिर में, अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब समरी में आगे बढ़ते हैं। हम अक्सर खुद के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, बार बार सोचते हैं, डरते हैं, खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं, दूसरों से मान्यता चाहते हैं, लेकिन फिर भी खुद से संतुष्ट नहीं हो पाते। इन सारे इमोशंस और सोच के झंझट को समझने का एक तरीका है थोड़ा रुक जाना, खुद से बात करना, यानी एक तरह का सेल्फ मेडिटेशन। यही काम करती हैं वो चिट्ठियां। हर लेटर एक छोटे से मेडिटेशन जैसा लगता है। इस किताब में हर चिट्ठी बस 2 से 4 पन्नों की होती है, लेकिन उसमें कही गई बात सीधा दिल और दिमाग को छूती है। हर चिट्ठी किसी एक खास थीम को छूती है, जैसे डर, जरूरत से ज्यादा सोचना, खुद की तुलना करना, दूसरों से वैलिडेशन पाना या फिर चीजों को छोड़ना सीखना। और क्योंकि ये रिफ्लेक्शन बहुत छोटे और सिंपल होते हैं, इन्हें पढ़ना न सिर्फ आसान होता है बल्कि बार बार पढ़ने का मन करता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अपना दोस्त हमें समझा रहा हो या फिर हम खुद अपने ही मन की बातें पढ़ रहे हो। हर लेटर एक सवाल से शुरू होती है और फिर धीरे धीरे उस सवाल का जवाब तलाशती है। लेकिन सबसे खास बात यह होती है कि जवाब हमारे भीतर ही छिपा होता है। जैसे एक लेटर में डर की बात की गई है। हम सभी किसी न किसी डर से जूझते हैं। फेल होने का डर, रिजेक्ट हो जाने का डर या अकेले छूट जाने का डर। लेकिन उस चिट्ठी में बताया गया है कि डर को नजरअंदाज करने से बेहतर है उसे समझना, उसे सुनना, क्योंकि डर कुछ सिखाने आता है, रोकने नहीं। जब हम डर से भागने के बजाय उसके पास बैठकर उससे पूछते हैं तू क्या दिखाना चाहता है, तब हमें चीजें साफ दिखने लगती हैं। एक और चिट्ठी ओवरथिंकिंग पर है जो बहुत रिलेटेबल है। कभी किसी ने कुछ कह दिया, कोई सिचुएशन उम्मीद के मुताबिक नहीं रही या फिर भविष्य को लेकर घबराहट, ऐसे में हम सोचते ही रहते हैं। लेकिन ये लेटर सिखाती है कि बार बार सोचना समाधान नहीं है बल्कि उलझन बढ़ा देता है। ओवरथिंकिंग से हम अपने प्रेजेंट मोमेंट से कट जाते हैं। ये लेटर सिखाती है कि खुद को ग्राउंड कैसे करें, सांस लें, रुकें और भरोसा रखें कि जो होना है वो होगा। हर चीज का एनालिसिस जरूरी नहीं होता। एक और चिट्ठी है। हम सब किसी न किसी रूप में दूसरों से अप्रूवल चाहते हैं, चाहे सोशल मीडिया पर लाइक्स हों या रियल लाइफ में तारीफें। हम धीरे धीरे अपनी वैल्यू दूसरों के रिएक्शन से तौलने लगते हैं। लेकिन ये चिट्ठी हमें प्यार से याद दिलाती है कि हमारी असली वैल्यू पहले से ही हमारे अंदर है, उसे साबित करने की जरूरत नहीं। जब हम बार बार दूसरों की नजरों में पलट बनने की कोशिश करते हैं तो खुद से दूरी बनने लगती है। लेकिन जब हम अपने आप से जुड़ते हैं तो बाहर से मिलने वाली वैलिडेशन की जरूरत धीरे धीरे कम हो जाती है।
ये चिट्ठी पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमारे मन की बात बहुत सादगी से कह दी हो। इन चिट्ठियों की सबसे खूबसूरत बात यही है कि ये बहुत सरल भाषा में लिखी गई है। ऐसा नहीं लगता कि कोई भारी भरकम जान दिया जा रहा है, बल्कि लगता है जैसे कोई अपना दोस्त दिल से एक सच्ची चिट्ठी भेज रहा है, जो हमें धीरे धीरे सच के थोड़ा और करीब ले जाती है। हर लाइन में एक ईमानदारी होती है, एक सॉफ्टनेस होती है, और शायद यही वजह है कि ये चिट्ठियां इतने लोगों के साथ गहराई से जुड़ जाती है। हर लेटर के बाद मन करता है कि थोड़ी देर रुके, सोचे और उस भावना को धीरे धीरे अपने अंदर उतारे। ये लेटर्स कोई तात्कालिक मोटिवेशन या हैक नहीं है, ये धीमी बारिश की तरह है जो मिट्टी को धीरे धीरे भीतर तक भिगो देती है। इन्हें पढ़ते वक्त ऐसा महसूस होता है कि अभी सभी जवाब मिल जाए। ये जरूरी नहीं है, बस ये जानना काफी है कि हम अकेले नहीं हैं और हम धीरे धीरे ठीक हो सकते हैं। इस फॉर्मेट की एक खासियत ये भी है कि ये रिपीटेबल है। आज अगर आप एक लेटर पढ़ते हैं और कुछ हफ्तों बाद फिर से वही पढ़ते हैं, तो उसका मतलब शायद और गहराई से समझ आता है, क्योंकि हर बार हम एक नए अनुभव, सोच या भावना के साथ उस लेटर को पढ़ते हैं। जैसे मेडिटेशन में हम रोज एक जैसी सांस पर ध्यान देते हैं, लेकिन हर दिन उसका एहसास अलग होता है, वैसे ये चिट्ठियां भी हर बार नए मायने ले आती हैं। इन चिट्ठियों को पढ़ना जैसे खुद से बातें करना हो। हर लेटर हमारे अंदर कुछ खोल देती है, कभी कोई भूली बिसरी याद, कभी कोई दबी हुई भावना, या फिर कोई नई समझ, और उस पल हम खुद को थोड़ा और बेहतर समझने लगते हैं। और शायद यही सबसे कीमती तोहफा है, खुद से जुड़ने की ताकत। कुछ लेटर्स थोड़ी रॉ होती हैं, जैसे गम या अकेलेपन पर लिखी गई, लेकिन इनमें वो दर्द भी बहुत सच्चाई और सम्मान के साथ शेयर किया गया है। ऐसा नहीं लगता कि कोई हमें बस स्ट्रांग बनने या पॉजिटिव सोचने के लिए कह रहा है, बल्कि ये चिट्ठियां हमें इजाज़त देती है कि हम अपने इमोशंस को महसूस करें, उन्हें स्वीकार करें और उनके साथ धीरे धीरे ठीक हो सकें। इन लेटर्स को आप किसी भी क्रम में पढ़ सकते हैं, कोई तय रूल नहीं है कि पहले कौन सा पढ़ें। जिस दिन जैसा महसूस हो रहा हो, बस वैसा ही लेटर चुन लें। यही फ्रीडम बहुत सुकून देती है, क्योंकि ये हमें याद दिलाती है कि हीलिंग और ग्रोथ हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलती। कई बार हमें कुछ कदम पीछे लौटना पड़ता है ताकि दोबारा आगे बढ़ने की ताकत मिल सके। हर लेटर एक हल्का सा ठहराव है, एक पॉज जो इस तेज रफ्तार दुनिया में कुछ पल रुककर सांस लेने की जगह देता है। ये लेटर्स सिखाते हैं कि हर जवाब तुरंत नहीं मिलता, कभी कभी बस चुपचाप बैठना और अपने मन की, अपने दिल की आवाज सुनना ही काफी होता है। और इन लेटर्स में वही शांत सौम्य आवाज मिलती है जो कहती है, इट्स ओके, यूर डूइंग फाइन, जस्ट ब्रीथ। इस किताब की सबसे खास बात यही है कि ये आपको बेहतर बनने की दौड़ में नहीं लगाती, बल्कि ये याद दिलाती है कि जैसे आप हो वैसे ही काफी हो। इसमें कोई जजमेंट नहीं, कोई प्रेशर नहीं, सिर्फ एक्सेप्टेंस है। और शायद आज की दुनिया में यही सबसे जरूरी चीज है। हर लेटर अपने आप में एक तोहफा है, आपके दिमाग के लिए, दिल के लिए और आत्मा के लिए। जब आप इसे पढ़ते हैं तो ये सिर्फ एक किताब का अनुभव नहीं रहता, ये एक अंदरूनी यात्रा बन जाती है, और वही यात्रा सबसे सुंदर होती है। अगर कभी आप खुद को उलझा हुआ महसूस करें, या मन थोड़ा भारी लगे, या बस अकेले में खुद के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहें, तो इन लेटर्स की ओर लौट आए। ये धीरे धीरे आपको फिर से उसी आप तक जाएंगी जिसे आप कहीं भूल गए थे, और हर बार फिर से याद दिलाएंगी कि क्लैरिटी, शांति और सेल्फ लव कहीं बाहर नहीं, आपके ही अंदर है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती है डिस्ट्रैक्शन। हर ओर से नोटिफिकेशन, हर सेकंड कुछ नया, कुछ चमकता हुआ। हमारा दिमाग एक जगह टिक ही नहीं पाता। कुछ शुरू करते हैं और मिनटों में फोन उठा लेते हैं, स्क्रॉल करते हैं और भूल जाते हैं कि असल में करने क्या बैठे थे। इसी डिजिटल नॉइज पर डेरियस फरू बात करते हैं। उनके मुताबिक ये सिर्फ आवाज नहीं है, ये धीरे धीरे हमारी क्लैरिटी, फोकस और पूरी जिंदगी को अंदर ही अंदर खा रही है। फरू कहते हैं, अटेंशन इज द न्यू करेंसी। और ये कोई ओवरस्टेटमेंट नहीं है। हमारी अटेंशन ही तय करती है कि हम क्या सीखेंगे, क्या बनाएंगे और कहां पहुंचेंगे। लेकिन जब ध्यान ही हर मिनट बनता हो, जब हर बीप पर माइंड भटक जाए, तब हम किसी भी चीज से गहराई से जुड़ ही नहीं पाते। सोचिए, जब हम किसी दोस्त से बात कर रहे होते हैं और बार बार फोन चेक करते हैं, ना हम उसे ठीक से सुन पाते हैं, ना उस रिश्ते की वार्मथ को महसूस कर पाते हैं।
उसी तरह जब हम कोई किताब पढ़ते हैं या जरूरी काम कर रहे होते हैं और माइंड बार बार किसी और थॉट या नोटिफिकेशन में उलझता है, तो वो पल धीरे धीरे खोने लगते हैं। और ये डिस्ट्रैक्शन सिर्फ समय नहीं खा रहा, ये हमारे अंदर की क्रिएटिविटी, संतोष और शांति को भी चुपचाप कमज़ोर बना रहा है। फरूक कहते हैं, जैसे हम पैसे बचाते हैं या कीमती चीज़ों को लॉक करते हैं, वैसे ही हमें अपनी अटेंशन को भी प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। आज की डिजिटल दुनिया में हर ब्रांड, हर प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर बस आपकी अटेंशन के पीछे दौड़ रहे हैं और हम उसे बेवजह बांटते जा रहे हैं। एक रील यहाँ, एक ट्वीट वहाँ, एक आर्टिकल बीच में। नतीजा, माइंड शैलो हो जाता है। हम सब कुछ जानना चाहते हैं लेकिन कुछ भी गहराई से नहीं समझ पाते। इसका सबसे बड़ा नुकसान, दिन खत्म होता है और लगता है कुछ भी पूरा नहीं हुआ। यही है स्कैटरिंग, हाफ अटेंशन वर्क और परपेचुअल डिससैटिस्फैक्शन। फरूक कहते हैं, इस साइकिल को तोड़ने का पहला स्टेप है अवेयरनेस। पहले समझो कि डिस्ट्रैक्शन क्यों हो रही है। एक जबरदस्त पॉइंट वो ये बताते हैं, डिस्ट्रैक्शन की जड़ बोरियत नहीं बल्कि डिस्कम्फर्ट है। हम अनकंफर्टेबल इमोशन से बचने के लिए स्क्रॉलिंग की तरफ भागते हैं। जब कोई काम बोरिंग लगने लगता है या जब अंदर कुछ घबराहट होती है तो हम तुरंत फोन उठाते हैं ताकि उस फीलिंग से भाग सकें। लेकिन ये टेम्पररी एस्केप लॉन्ग टर्म में हमारी फोकस और मेंटल स्ट्रेंथ को खा जाता है। इसलिए फरूक सजेस्ट करते हैं, अपने दिन को डिजाइन करो ऐसे कि अटेंशन सेफ रहे। मतलब क्या देखना है, कब देखना है और कितना देखना है, ये खुद तय करो। हर बार जब फोन उठे एक सवाल खुद से पूछो, क्या ये जरूरी है? क्या ये मेरी ग्रोथ में मदद करेगा या फिर ये बस मेरी क्लैरिटी को और उलझा देगा? सुबह की शुरुआत का तरीका हमारे पूरे दिन को गहराई से प्रभावित करता है। अगर उठते ही हम फोन चेक करना शुरू कर दें, नोटिफिकेशंस में उलझ जाए, तो हमारा दिमाग तुरंत रिएक्टिव मोड में चला जाता है। मतलब दिन हम नहीं चला रहे, इसका दिन हमें चला रहा है। लेकिन अगर सुबह का पहला 1 घंटा हम इंटेंशनली जर्नलिंग, रीडिंग या साइलेंस जैसी एक्टिविटीज में बिताएं, तो हमारी अटेंशन धीरे धीरे ट्रेंड होने लगती है। डेरियस फोरू इस अटेंशन को संभालने के लिए कुछ सिंपल स्ट्रेटेजी भी बताते हैं, जैसे टाइम ब्लॉक सेट करना, नो डिस्ट्रैक्शन जोन बनाना, कभी कभी डिजिटल डिटॉक्स लेना और सबसे जरूरी, बोरियत को सहना सीखना। शुरुआत में जब हम बिना स्क्रीन के बैठते हैं तो थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन धीरे धीरे वही बोरियत हमारे अंदर नए आइडियाज और क्लैरिटी को जन्म देती है। एक और पॉइंट जो वो उठाते हैं वह है डीप वर्क बनाम शैलो वर्क। कई बार हम पूरा दिन बिजी होते हैं लेकिन कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं होता। ईमेल्स, मैसेजेस, टैब्स बदलना, ये सब शैलो वर्क है। असली डीप वर्क वही होता है जहां कोई रुकावट न हो और हमारा दिमाग पूरी तरह फ्लो में जा सके। डिस्ट्रैक्शन सिर्फ टाइम नहीं, हमारी क्रिएटिविटी और फोकस को भी निगल जाती है। हम सोचते हैं कि इंस्पिरेशन बाहर से आएगा, फीड्स, वीडियोस, सोशल मीडिया से, लेकिन अक्सर उससे उल्टा असर होता है। माइंड ओवरलोड हो जाता है और हम खुद को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं। डेरियस कहते हैं, असली इंस्पिरेशन साइलेंस से आती है। जब माइंड शांत होता है तभी वह देख सकता है, सोच सकता है और कुछ नया बना सकता है। उनका एक मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है, डिस्ट्रैक्शन की कीमत सिर्फ टाइम नहीं, हमारी पहचान होती है। जब हम दूसरों की आवाज़ें सुनते रहते हैं तो अपनी आवाज़ कहीं खो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने ध्यान को रिक्लेम करें, उस डायरेक्शन में लगाएं जहां ग्रोथ और मीनिंग हो। ये सारी बातें एक फ्रेंड की तरह कही गई लगती है, जैसे कोई कह रहा हो, तू कर सकता है, बस थोड़ा और कॉन्शियस बन। और शायद यही अंदाज हमें सबसे ज्यादा कनेक्ट करता है। फिर बात आती है रिग्रेट की। कई बार हम रात में सोचते हैं, काश वो काम किया होता, काश वो बात कह दी होती, काश वो रिश्ता और अच्छे से निभाया होता। डेरियस बताते हैं कि रिग्रेट सिर्फ इसीलिए नहीं आता कि हमसे गलती हुई, बल्कि इसलिए आता है कि हमारे एक्शन हमारे वैल्यूज से मेल नहीं खाते। हम जानते हैं कि कुछ सही नहीं है, लेकिन फिर भी करते हैं क्योंकि सब कर रहे होते हैं, और यही छोटी छोटी मिसमैचेस बड़े पछतावों में बदल जाती हैं। रिग्रेट से बचने का तरीका ये नहीं कि हम परफेक्ट बन जाएं, बल्कि यह कि हर दिन खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं वही कर रहा हूं जो मेरे लिए सच में इंपॉर्टेंट है? यह छोटा सवाल बहुत बड़े बदलाव ला सकता है।
अगर हम हर छोटे बड़े डिसीजन से पहले ये सोचें कि यह हमारे लाइफ के पर्पस से जुड़ा है या नहीं, तो शायद हम बहुत सी गलतियां होने से पहले ही बचा सकते हैं। फोरू यही कहते हैं, रिग्रेट सिर्फ अतीत का बोझ नहीं, एक सिग्नल है जो बताता है कि हमें कुछ बदलना चाहिए। अगर हम अपने वैल्यूज के हिसाब से जीना सीख जाएं, तो रिग्रेट की संभावना बहुत कम हो जाती है। वैल्यूज का मतलब सिर्फ बड़े शब्द नहीं, बल्कि वो छोटी छोटी बातें हैं जो हमारी लाइफ को मीनिंग देती हैं। और अगर हम अपने लिए क्लियर नहीं हैं, तो दुनिया हमारे लिए डिसाइड करेगी और वहां से पछतावे की शुरुआत होती है। तो अगली बार जब हम बिना सोचे कुछ करें, तो बस एक पॉज लें और खुद से पूछें, क्या ये मेरा सच है? अगर नहीं, तो रास्ता हमारे पास है और चॉइस भी। कई बार हमने अपनी ही आवाज को दबा दिया, अपनी प्राथमिकताओं को किनारे कर दिया। डरियस फोरू कहते हैं कि भविष्य में पछतावे से बचने का एकमात्र तरीका है कि हम आज जागरूक होकर फैसले लें। उनका जोर इस बात पर भी है कि हमें अपने इमोशंस को जज नहीं करना चाहिए, रिग्रेट को अपनाना चाहिए, समझना चाहिए। वो मानते हैं कि पछतावे को अपराध बोध में बदलना जरूरी नहीं है, बल्कि इसे एक सिग्नल की तरह देखो जो तुम्हें बताता है कि अब क्या सुधारना है। जब हम रिग्रेट को आत्मदोष नहीं बल्कि आत्म विकास के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो यह एक पॉजिटिव बदलाव बन जाता है। फोरू की बातों में एक और लेयर है, वक्त। टाइम वो संसाधन है जो सबसे तेजी से खत्म होता है, और अधिकतर पछतावे की जड़ यही होती है, काश मेरे पास थोड़ा और टाइम होता। लेकिन सच्चाई यही है कि समय सीमित है, इसलिए जरूरी है कि हम आज ये तय करें कि अपना समय कहाँ दे रहे हैं। क्या जो काम हम हर रोज कर रहे हैं वह हमारे फ्यूचर सेल्फ को गर्व देगा? फोरू बार बार कहते हैं, अपने एक्शंस को ध्यान से देखो। क्या हमारे फैसले डर से चल रहे हैं या हमारे मूल्यों से? क्या हम किसी और की उम्मीदों पर जी रहे हैं या अपनी सच्ची चाहतों को फॉलो कर रहे हैं? जब हम खुद से ये सवाल पूछते हैं, तो जवाब धीरे धीरे साफ होने लगते हैं। अब ये मत समझो कि फोरू किसी आदर्श दुनिया की बात कर रहे हैं जहां कोई संघर्ष नहीं होता। वो मानते हैं कि रियल लाइफ में कभी कभी समझौता भी करना पड़ता है, लेकिन वो समझौता किस मूल्य से टकरा रहा है, ये जानना जरूरी है। कभी कभी हम सोचते हैं कि रिस्क ना लेकर ही पछतावे से बचा जा सकता है, बट फोरू इससे असहमत है। उनके अनुसार सबसे बड़ा रिग्रेट वो होता है जो हमने कभी ट्राई ही नहीं किया। ड्रीम को जीने से डरना, रिश्ते में खुलकर बात ना करना, अपने टैलेंट को छिपा देना, ये सब अंदर ही अंदर चुपचाप जख्म बनते जाते हैं। इसलिए वह कहते हैं, जिंदगी को जियो बेबाकी से, लेकिन समझदारी के साथ। दिल की सुनो, लेकिन दिमाग से आगे बढ़ो। एक्शन लो, लेकिन वो जो तुम्हारे वैल्यू से जुड़ा हो। फोरू की बातें इसलिए जुड़ती हैं क्योंकि हम सब कभी न कभी उस मोड़ पर होते हैं जहां दो रास्ते होते हैं, एक आसान लेकिन खाली, और एक मुश्किल लेकिन अर्थपूर्ण। वो कहते हैं, दूसरा रास्ता चुनो, वहीं से पछतावे से मुक्त जिंदगी की शुरुआत होती है। अगर किसी मोड़ पर तुम उलझन में हो, तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये चीज मेरे लिए सच में मायने रखती है? यह सवाल एक कंपास की तरह दिशा देगा, खासकर तब जब दिमाग उलझा हो और बाहर की दुनिया शोर मचा रही हो। फोरू का कहना है कि रिग्रेट हमारा दुश्मन नहीं, बल्कि एक शिक्षक है, लेकिन उसे सीखने के लिए हमें रुकना, सुनना और खुद से ईमानदारी से सवाल करना आना चाहिए। अगर हम रोज थोड़ा समय लेकर खुद से ये पूछे कि क्या मैं वो कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए, तो हो सकता है हमारी जिंदगी पूरी तरह पछतावे से मुक्त न हो, पर जरूर समझदारी से भरी होगी। एक मीनिंगफुल लाइफ के लिए 3 चीजें चाहिए, क्लैरिटी, करेज और कंसिस्टेंसी। क्लैरिटी की क्या जरूरी है, करेज उस रास्ते पर चलने की, और कंसिस्टेंसी उस सच्चाई को हर दिन जीने की। जब ये तीनों चीजें साथ आती है, तो पछतावे की जगह आता है संतोष, अपराध बोध की जगह विकास, और उलझन की जगह उद्देश्य। यही तो फोरू का असली संदेश है, अपने हर फैसले को अपने मूल्यों से जोड़ो और देखो कैसे जिंदगी में पछतावे की जगह अर्थ और संतुलन भर जाता है। अब बात करते हैं डर की। एक ऐसा शब्द जो सुनते ही दिल हल्का सा सिकुड़ जाता है। हर किसी के अंदर कोई न कोई डर छुपा होता है, किसी को फेल होने का, किसी को रिजेक्शन का, किसी को अकेले रह जाने का, तो किसी को बदलाव का। डरियस फोरू कहते हैं कि डर हमारा दुश्मन नहीं बल्कि हमारा गाइड है। वह हमें बताता है कि कहाँ हमें करेज दिखानी है। स्टोइक सोच भी ये कहती है, डर से मत भागो, उसे समझो, देखो और इस्तेमाल करो। जब हम कोई बड़ा फैसला लेने लगते हैं,
डर आकर रास्ता रोकता है। चाहे वो नई शुरुआत हो, न किसी से सच्ची बात करना हो या कोई रिस्की कदम उठाना, डर हमेशा मौजूद होता है। लेकिन फोरू मानते हैं कि हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या इस डर के पीछे कोई मौका छिपा है? क्योंकि डर वहीं आता है जहां कोई मीनिंग होता है, जहां कुछ बड़ा बदल सकता है, जहां ग्रोथ की गुंजाइश होती है। अगर आपको स्टेज पर बोलने में डर लगता है तो शायद वहीं आपकी आवाज की असली ताकत है। अगर आप किसी जॉब को छोड़कर कुछ नया शुरू करने से डरते हैं तो शायद वहीं आपकी आजादी छिपी है। फोरू कहते हैं, डर को दबाओ मत, उसे एक दोस्त की तरह समझो। उससे सवाल करो, तू मुझे क्या दिखाना चाहता है? जब हम डर से बात करते हैं, उसकी गहराई समझते हैं, तो उसमें छिपी क्लैरिटी पकड़ में आती है। स्टोइक विचारधारा में एक सुंदर कॉन्सेप्ट है, वर्चुअस एक्शन, यानी ऐसा काम जो आपके प्रिंसिपल से मेल खाता हो, ईमानदारी, करुणा, आत्मनियंत्रण। जब डर आए तो उसे ट्रिगर मानो किसी सच्चे एक्शन के लिए। अगर सच बोलने में डर लग रहा है तो वही शायद तुम्हारा सच्चा एक्शन है। अगर किसी अन्याय के खिलाफ बोलने में डर लग रहा है तो वही शायद तुम्हारी असली ग्रोथ का मोड है। फोरू की कोड फीड्स फियर। डर को टालो मत, छोटा एक्शन लो, उससे डर कमजोर होता है। हम जितना डिले करते हैं डर उतना स्ट्रांग होता है, बट एक छोटा कदम भी डर की पकड़ ढीली कर देता है। फियरलेस बनना जरूरी नहीं है, करेजफुल बनना ज्यादा जरूरी है। डर के साथ चलना सीखो। फोरू ये भी कहते हैं, हर डर एक जैसा नहीं होता। कुछ डर लॉजिकल होते हैं, जैसे आग से बचने का डर, और कुछ डर होते हैं मानसिक, जैसे कि राय से डरना। पहले पहचानो कौन सा डर कौन सा है, फिर लॉजिकल डर के लिए सुरक्षा रखो और साइकोलॉजिकल डर के लिए आत्म जागरूकता और सोच। वो ये भी सजेस्ट करते हैं कि आप अपने डर का एक जर्नल रखो। डर क्या है, क्यों है, और उसकी सच्चाई क्या है। लिखने से स्पष्टता आती है और डर का असर कम होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, डर की वजह से वो फैसले मत छोड़ो जो तुम्हें बाद में पछतावे की तरफ ले जाएं। फोरू कहते हैं, शॉर्ट टर्म डर से ज्यादा खतरनाक होता है लॉन्ग टर्म पछतावा। इसलिए अस्थायी असहजता से मत डरो, क्योंकि वही आपको हमेशा के लिए मजबूत बना सकती है। तो दोस्तों, यही थी आज की किताब की सीख। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।